हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्वेश्चन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ गलतियां बताऊंगा जो कि एक इन्वेस्टर करता है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर करता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में वो रिटर्न नहीं कमा पाता। मुझे ऐसा लगता है कि जो शेयर बाजार में काम कर रहा है या जो अभी करने का सोच रहा है, जो सोच रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं, तो उसको ये सारी बातें के बारे में जानकारी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बड़ी गलती, मुझे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे मेल करते हैं और दूसरे चैनल्स वालों के वीडियो भेजते हैं। वो कहते हैं इस बंदे ने फलाना फलाना यूट्यूबर ने ये स्टॉक बताया कि ये मल्टी बैगर बन जाएगा, ये स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक बन जाएगा, ये स्टॉक हमें इतना रिटर्न देगा, तो क्या हम ये स्टॉक बाय कर लें। दोस्तों, ऐसा है, आज मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूँ। यूट्यूब पे आज की डेट में 10-15 यूट्यूबर ही अच्छे हैं शेयर बाजार के, लेकिन काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स दूसरों का वीडियो कॉपी करके अपलोड कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा तो मेरे वीडियो कॉपी हो चुके हैं। कम से कम 17 लोगों ने मेरे वीडियो कॉपी किए हैं। उनका मकसद सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाना है वीडियो अपलोड करके। दोस्तों, इस तरीके से आप किसी का कंटेंट चोरी करके, आप किसी की रिसर्च को, आप किसी की 7-8 साल की मेहनत को चोरी करके यूट्यूब पे डालोगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। ये कोई सही रास्ता नहीं है, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, इसके अंदर दूसरी बात जो मेन निकलती है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि ये स्टॉक ले लो, कोई कह रहा है ये मल्टीबैगर बन जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर मुझे मेल करके ये बोलते हैं कि ये स्टॉक हम बाय कर लें, ये स्टॉक बाय कर लें, सिर्फ उनसे एक सवाल करो। आप ये स्टॉक बता रहे हो, पहले आप बताओ आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर रखे हैं। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हो? आप खुद ही उससे पैसा कमा लो स्टॉक में इन्वेस्ट करके। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, चलो ठीक है, आप अपने होल्डिंग दिखाओ हमें, कितने कितने लाख शेयर ले रखे हैं, कितने 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 कितने शेयर ले रखे हैं। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो अब एक फलाना फलाना यूट्यूबर ने 10-20 स्टॉक बता दिए कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बन जाएंगे, ये स्टॉक ऐसे ऐसे है, उसमें से अगर 2 या 3 बन जाएंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई रॉकेट साइंस है, कोई ना कोई तुक्का तो चल जाएगा। तो एक बंदे ने मुझे, मेरे एक व्यूअर ने वीडियो भेजा, उसने कहा कि इस बंदे ने 10-12 स्टॉक बताए हैं। इसने कहा कि कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं, इतना इतना रिटर्न दिया, इतना इतना रिटर्न दिया, आगे भी वो कह रहा है रिटर्न देगा, रिटर्न देंगे। ऐसा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिसने पास में परफॉर्म अच्छा किया है वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। एक जो स्टॉक पहले अंडर वैल्यू होता है, वो आज की डेट में ओवर वैल्यूड हो चुका है, वो एक हाई पी स्टॉक बन चुका है। अब जरूरी नहीं है कि वो एक बुल रन फेज में ही चलेगा, वो आने वाले टाइम में थोड़ा करेक्ट हो सकता है और थोड़ा साइड वे डायरेक्शन में भी ट्रेड हो सकता है। तो आप मेरे हिसाब से उनसे पूछें कि भैया आपके पास कितने शेयर हैं जो आप हमें स्टॉक रिकमेंड कर रहे हो, या ये स्टॉक बोल रहे हो ले लो। यहाँ पे एक बात और मान लेते हैं, चलो ठीक है कि कोई फलाना फलाना यूट्यूबर वीडियो डाल रहा है स्टॉक के ऊपर, वो कह रहा है कि इसको ले लो। अगर उसका मकसद यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, तो वो ऐसे स्टॉक को क्यों प्रमोट कर रहा है जिसके अंदर कुछ टीम बाकी नहीं है, जिसके अंदर बढ़ने की कोई क्षमता नहीं है। वो उल्टे सीधे स्टॉक पे वीडियो क्यों अपलोड कर रहा है? या तो उसको किसी ने पैसे दिए हैं। अच्छा, उसके बाद कई मेरे व्यूअर बोलेंगे आप भी तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो दोस्तों, ऐसा है, मेरा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके पैसा कमाना मकसद नहीं है। अगर पैसा कमाना मेरा मकसद होता तो मैं यूट्यूब पे कभी ज़िंदगी में आता ही नहीं। बहुत सारे और तरीके हैं पैसा कमाने के। मुझे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर मुझे मेल करके कहते हैं कि आपकी रिसर्च अच्छी होती है, आप अच्छा स्टडी करते हो, तो आप हमें रिकमेंडेशन दिया करो। आप हमसे पैसे ले लो या आप हमारा पोर्टफोलियो संभाल लो, आप जितनी फीस कहोगे हम देने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा पैसा कमाना मकसद है ही नहीं। मेरा मकसद है कि आपको वो नॉलेज दी जाए, आपको एजुकेशन दी जाए, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आप खुद अपनी रिसर्च कर सकें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें आप। तो अगर मेरा पैसा कमाना मकसद होता तो अब तक मैं काफ़ी सारे ऐसे स्टेप ले चुका होता जिससे मुझे काफ़ी सारी अर्निंग आ चुकी होती। मुझे एक नहीं, कम से कम 100 लोगों ने बोला है कि आप हमें रिकमेंडेशन दे दिया करो, आप पैसे ले लिया करो। लेकिन मैंने उनको हमेशा मना किया है। मैंने कहा कि आप मेरे वीडियो देख लो, आप बेटर सीख जाओगे, आप खुद ही अपनी रिसर्च करने लग जाओगे। तो पैसा कमाना होता तो मैं अब तक वो सर्विस शुरू कर चुका होता। तो आज मैं एक ईमानदारी से आपको बात बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों डालता हूँ। दोस्तों, मैं ज़्यादा देर जो है चल नहीं पाता हूँ, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता हूँ, तो मेरे आंखों में एक सपना है कि मैं जो है एजुकेशन दूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। जो मुझे आता है वो मैं आप सभी के साथ फ्री में शेयर करूँ, ताकि आप सबका भी भला हो, आपको भी नॉलेज मिले और मुझे भी दुआएं मिले। तो यूट्यूब पे वीडियो डालने का मेरा मकसद ये है कि आपको एजुकेशन देना, आपको जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, आपको जो है एजुकेशन दे के आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि आप इंडिपेंडेंट बनो, अपनी खुद की रिसर्च करो और स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाओ। और दोस्तों, क्या है कि सारा दिन परेशान होने से अच्छा तो मैं एक सोचता हूँ कि चलो यूट्यूब पे वीडियो डाल दूँ, ताकि मेरा भी अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाए और मुझे आपकी ब्लेसिंग भी मिल जाए।
तो मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाता है, थोड़ा सा मेरा ध्यान बढ़ जाता है। वो दर्द में परेशान होने से अच्छा है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूँ, अपनी नॉलेज वगैरह आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप सबका भी भला हो जाए। तो ये मेरा मकसद है यूट्यूब पे वीडियो डालना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जब आप स्टॉक मार्केट में लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पहले तो मैं कहूँगा कि अगर आपको नॉलेज खुद नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में खुद डायरेक्टली इक्विटी में खुद इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना खुद का ये देखिए कि निफ्टी ने जो रिटर्न दिया, जिस टाइम से आपने निवेश करना शुरू किया स्टॉक में, उससे आप निफ्टी के रिटर्न को कंपेयर कीजिए। अगर आपका रिटर्न निफ्टी के रिटर्न से ज़्यादा है, जैसे निफ्टी ने अगर 20% का रिटर्न दिया तो आपका 30-35% का रिटर्न होना चाहिए। अगर आपका रिटर्न ज़्यादा नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको किसी अच्छे एडवाइज़र से सलाह लेनी चाहिए। कोई, क्योंकि देखिए जब आप लाख, 2 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी अच्छे एडवाइज़र को अगर आप 10-20 हज़ार रुपये दे दोगे तो मेरे हिसाब से तो कोई बुरा नहीं है। अगर वो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी रिकमेंडेशन अच्छी है, तो मेरे हिसाब से तो समझदारी इसी में ही है एक इन्वेस्टर के लिए। अब यहाँ पे दूसरा बड़ा कारण जिस वजह से एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में नुकसान खाता है, मुझे काफ़ी सारे व्यूअर ने मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजा, तो उसके अंदर जो मैंने सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ देखी, 2 चीज़ें कॉमन देखी। पहला देखा मैंने कि उनका ज़्यादातर एक्सपोज़र जो है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है पीएसयू कंपनीज़ में है। देखिए जब शुरू में मुझे भी नॉलेज नहीं थी तब मैं भी ज़्यादातर पीएसयू कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया करता था। तो जिन भी मेरे व्यूअर ने मुझे मेल किया, उनका मैक्सिमम पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है वो पीएसयू कंपनीज़ का ही है। आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इतना अच्छा नहीं रहा है। कुछ एक पीएसयू कंपनियां बहुत अच्छी हैं जो आगे भी बढ़ सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है इतना अच्छा परफॉर्म उन्होंने नहीं किया, वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कि काफ़ी सारी पीएसयू कंपनीज का परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है पास के अंदर। हाँ, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया है, देती हैं कंपनी, दे रही हैं, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है। लेकिन आपको यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो सारी पीएसयू कंपनी हैं ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये जो है हमारे भारत की और हमारे देश की जनता की सेवा कर रही हैं। ये अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, मैनेजमेंट काफ़ी फोकस कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी फोकस कर रही है कि इनका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए और जो इन्वेस्टर के पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया जाए। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट मनी है, वो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करता है। आप सारा पैसा पीएसयू कंपनी में मत लगा दीजिए। कुछ मेरे चैनल के फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे अब मेल किया, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा पीएसयू कंपनीज़ को इन्होंने जगह दी हुई है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये है कि हम पीएसयू कंपनीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने पीएसयू कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, आप पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिविडेंड अच्छा है, चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है, मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, मतलब सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, लो पी स्टॉक है, लेना इसलिए हमने इनके अंदर इन्वेस्ट कर लिया। तो दोस्तों आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, आप प्राइवेट कंपनीज में भी इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी एमएनसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जो प्राइवेट मैनेजमेंट होता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये होता है कि बिजनेस को कई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। मतलब उनका मकसद ये होता है प्रॉफिट 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 एंड प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। उनका मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो उनके अंदर बैलेंस शीट के अंदर ग्रोथ अच्छी है, इसलिए जो है उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है बाकी पीएसयू कंपनी के मुकाबले। मैं ऐसा नहीं कहता कि पीएसयू कंपनी आगे अच्छा नहीं करेंगी, वो भी अच्छा कर सकती हैं, वो भी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में पीएसयू कंपनीज को अगर जगह दे रहे हैं तो लेकिन प्राइवेट कंपनीज को भी आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे प्रोपोर्शन में रखें। कहने का मेरा मतलब ये, मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए लगा दिया तो आप 5%, 8% या 10% तक आप पीएसयू कंपनीज में जगह दे सकते हैं, वो भी एक पीएसयू कंपनीज में नहीं, अलग अलग पीएसयू कंपनीज में डाइवर्सिफिकेशन करके, थोड़ा थोड़ा उनमें डिस्ट्रीब्यूट करके। ये होता है स्मार्ट तरीके से एक्ट करना, स्मार्ट तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना, स्मार्ट तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। आइए अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और डिटेल में और भी टॉपिक्स पे बात करते हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर, एक जो आम आदमी है वो बेचारा पैसा नहीं कमा पाता, क्या गलतियां वो करता है। ज़्यादातर काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने मुझे मेल करके और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछा है मुझसे। तो दोस्तों आज की डेट में तो सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर कर रहा है जिस वजह से वो रिटर्न नहीं कमा पा रहा, वो ये है कि आज की डेट के अंदर एक इन्वेस्टर सस्ते स्टॉक के चक्कर में अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी मेरा कुछ टाइम पहले ही एक मेरे सब्सक्राइबर से बात हुई, उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो अपना मेल किया। उनके पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे स्टॉक थे, मैं देख के थोड़ा मुझे काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने काफ़ी ऐसे ऐसे स्टॉक में पैसा लगा रखा था जो कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है, उनका पैसा कई स्टॉक में आधा का आधा हो चुका है।
तो मैंने जब उनसे बात की, मैंने कहा आपने क्यों ये स्टॉक लिया, क्या लिया? उसने कहा कि एक्चुअली क्या था कि कई कई ऐसे स्टॉक थे, बड़े बड़े जो लीडर हैं वो कोई कोई 1000 रुपये का है, कोई 500 का है। तो मेरे पास मान लीजिए 5000 रुपये इन्वेस्ट करने को है एग्जाम्पल के तौर पे। उनका पोर्टफोलियो तो वैसे 5 लाख रुपए का था, लेकिन मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ। अगर मेरे पास 5000 रुपये इन्वेस्ट करने को है, वो कह रहे हैं 500 रुपये वाले मेरे पास 10 शेयर आएंगे, लेकिन मैं अगर वो 5 रुपये वाले शेयर ले लूँ तो मेरे पास 100 शेयर मिल जाएंगे। तो उसने कहा कि मेरे पास 100 शेयर मिल रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है बजाय 10 शेयर लेने के। तो उनकी ये मेंटालिटी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की, क्योंकि बुल रन जब भी आता है तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक अपने नए नए हाई बनाते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। अगर गलती से एक इन्वेस्टर ने अगर वो स्टॉक मंदी के टाइम लिया या फिर तेजी के टाइम थोड़ा स्टडी करके ले लिया, तो वो रिटर्न अच्छा दे जाता है, वो फटाफट हम उसको सेल कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे एक इन्वेस्टर ये करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन वो टाइम पे करनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब वो प्रॉफिट आ गया तो एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है जब नया नया पैसा हाथ में आता है, तो एक इन्वेस्टर जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। देखो दोस्तों, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत खतरनाक है। तो इन्वेस्टर ने जो गलती की वही मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या किया, उसने 52 हफ्ते के लो पे स्टॉक देखे और सस्ते स्टॉक ढूंढे, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 3 रुपये का, 50 पैसे का, जिसको हम पेनी स्टॉक कहते हैं। 60 रुपये से कम कोई हो। देखो, पेनी स्टॉक जरूरी नहीं है कि सारे बेकार हैं, उसमें आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो कई अच्छे स्टॉक भी आपको मिल जाएंगे। और जो पेनी स्टॉक होते हैं वो बढ़ते बहुत तेजी से हैं, बहुत तेजी से भागते हैं। जनरली मैं आपको बताऊं, मैं पेनी स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करता हूं जब उसके अंदर मुझे लग रहा होता है कि थोड़ा मूव आने वाला है। बाकी मैंने इस सीज़न में किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, मैं ईमानदारी से आपको बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैंने क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट किया। क्योंकि मैं पेनी स्टॉक में पहले मैंने कई बार किया है। कई बार मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में आना पड़ा बाहर, कई बार थोड़ा लॉस हुआ और कई में 100% का रिटर्न भी मिला। लेकिन ओवरऑल देखें तो इतना मज़ा नहीं आता और थोड़ा डर लगा रहता है। क्योंकि जब आप फंडामेंटल्स जानते हैं कंपनी के, जब आप स्टडी कर लेते हैं, तब आपको पता होता है कि इस कंपनी की लूप होल क्या है। तो आपको पता चल जाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है और मैनेजमेंट क्या गड़बड़ कर रहा है, और आपको थोड़ा सा फ्यूचर का एक्सपेक्ट होता है कि ये कंपनी जो है किस हिसाब से रिटर्न दे सकती है, किस हिसाब से इन्वेस्टर की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन फिर भी हम कई बार लालच में फंस जाते हैं। तो इस बार मैंने कसम खाई थी कि मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैंने पेनी स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया। तो मैं यही समझाना चाहता हूं आपको कि आप किसी भी कंपनी का शेयर ले रहे हो तो आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो। आप एक को समझो मेरी, मैं क्या समझाने की बार बार हमेशा अपने वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ और आप वही गलती करते जा रहे हो। तो आप किसी लंगड़े घोड़े पे पैसे ना लगा के, जो ठीक ठाक फिट घोड़ा है, हेल्दी घोड़ा है, जो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, उसमें पैसा लगाएं और उसमें साथ क्वालिटी बिजनेस को बाय करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा आपको। बस मेरे काफ़ी सारे व्यूअर ने मुझे मेल किया था, ये कॉमन क्वेरी है, तो मैंने आपको शॉर्ट में एक सोल्यूशन दे दिया। उसके बाद सबसे बड़ी गलती, काफ़ी सारे इन्वेस्टर न्यूज़ को देख के या फिर किसी को ये देख के, किसी बड़े इन्वेस्टर ने इस फलाने फलाने स्टॉक में पैसा लगाया तो मैं भी लगा दूं। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर ने मुझे मेल किया, मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, 3-4 स्टॉक में उन्होंने कहा कि इस पर आप वीडियो अपलोड कीजिए। दोस्तों, उस स्टॉक पे अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़ेंगी जिससे काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो जाएगी। एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर काफ़ी सारे बड़े बड़े निवेशक का पैसा लगा होता है, काफ़ी बड़े ऑपरेटर्स का पैसा लगा होता है। अगर मैं ऐसी ऐसी बातें बोल दूंगा ये पब्लिक फोरम पे, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, काफ़ी परेशानी हो जाएगी उनको, और मुझे यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टर को देख के पैसा लगा रहे हैं कि फलाने फलाने इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है स्टॉक में, तो उसके पीछे कारण ढूंढिए कि वो इन्वेस्टर की थॉट प्रोसेस क्या है, उसने क्यों पैसा लगाया, उसके पीछे क्या रीज़न है उसके पीछे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, उसको हाईलाइट किया जा रहा है या फिर मार्केटिंग की जा रही है कि दिखाया जाए, हाँ जी ये देखो ये स्टॉक में पैसा लगाया, ये बढ़ गया। मैंने जनरली ऐसा पाया, जब भी कोई बड़ा निवेशक स्टॉक में पैसा लगाता है तो कुछ टाइम बाद वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। पहले तो बढ़ जाएगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद काफ़ी तगड़ा फॉल आता है उसके अंदर। तो यहाँ पे मेरी ये सलाह आपको यही है, अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आप फंडामेंटल स्टडी कीजिए। फंडामेंटल जब देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है निवेश करने को। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जब बड़े निवेशक इन्वेस्ट करते हैं सारे के सारे स्टॉक बेकार होते हैं। कुछ एक स्टॉक अच्छा भी प्रदर्शन करते हैं, कुछ एक स्टॉक अच्छा भी रिटर्न देते हैं। तो इसके पीछे आपको अपनी स्टडी करनी होगी, तभी आप इन अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
उसके बाद एक बड़ी वजह ये भी है कि आप कभी भी लूजिंग पोजीशन को एवरेज मत कीजिए। सबसे पहले तो मान लीजिए आपने 10 स्टॉक अपने उठाए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हर स्टॉक में इक्वली अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कीजिए। या तो जैसे आप सपोज़ कर लीजिए 1 लाख रुपए हैं, 10 स्टॉक आपने उठाए तो 10-10 हज़ार रुपए सब पे इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, मान लीजिए 10 हज़ार रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके बाद अगर एक स्टॉक नीचे जा रहा है तो उस पोजीशन को एवरेज मत कीजिए। उससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपने एक स्टॉक 100 रुपये का लिया, अब वो नीचे आया 80 रुपये पे, आप उसको एवरेज कर रहे हैं, 70 पे आया फिर एवरेज कर रहे हैं, 60 पे आया फिर एवरेज कर रहे हैं, आप उसको एवरेज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो सारा पैसा एक ही स्टॉक में लग जाएगा। अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कीजिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सारे स्टॉक में, और जो लूजिंग पोजीशन है उसको एवरेज मत कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज करना ही चाहते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पे 2 बातें निकल के सामने आएंगी। हो सकता है आपने कोई स्टॉक ले लिया पीक पे, अब वो स्टॉक करेक्ट तो होगा ही, अगर आपने महंगे रेट पे ले लिया थोड़ा करेक्ट तो होगा ही। अब आप उसमें देखिए, जब आप उस स्टॉक को ले रहे हैं तो ये देखिए पहले कि वो कौन से सेक्टर का स्टॉक है, उस सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर उस सेक्टर का हिसाब किताब कैसा है, कौन कौन सी चीज़ें उस सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, अपना जिन चीज़ों से सामान बना रही है वो चीज़ सस्ती है या महंगी है, या फिर कंपनी के एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं आगे। जिस आपने पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक लिया उसके एक्सपेंशन के कैसे प्लान है। अगर एक्सपेंशन के अच्छे प्लान है तो अगर आपने थोड़ा महंगे रेट पे ले लिया तो थोड़ा बहुत एवरेज करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर आपने पीक पे किसी स्टॉक को ले लिया है, मतलब जैसे मार्केट आज की डेट में मतलब लाइफ टाइम हाई पे है, इस वक्त आपने कोई अच्छा स्टॉक हाई क्वालिटी बिजनेस अगर आपने पीक पे ले लिया है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि मैं पुराने वीडियोस के अंदर बोलता हूँ, उल्टे सीधे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए जो भावनात्मक के लो पर चल रहे हैं या जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है। अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने उसको पीक पे भी ले लिया तो हो सकता है कुछ टाइम आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, कुछ टाइम आपको उसको पोर्टफोलियो में होल्ड करना पड़ेगा। जब उसके अंदर अगली रैली आएगी, अब मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रैली आ गई है, हो सकता है उसके अंदर शायद थोड़ा डिप भी देखने को मिल सकता है, आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी में, लेकिन जब अगली रैली आएगी तो उसके अंदर अच्छा मूव आ जाता है। वहीं अगर कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट में काफ़ी ज़्यादा डेट है या फिर मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, डिविडेंड नहीं देता अपने शेयर होल्डर को, मतलब सारा पैसा अपने पास रखे जा रहा है, अपनी वेल्थ बनाया जा रहा है, डिविडेंड देके शेयर होल्डर को रिवॉर्ड नहीं करता, बोनस नहीं देता, शेयर होल्डर के बारे में कुछ नहीं सोचा, मतलब जैसे जैसे उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसका डिविडेंड पे आउट अच्छा नहीं है, तो ऐसे स्टॉक में इतना अच्छा राइज नहीं आता। तो आप अच्छे क्वालिटी में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, उसको करेक्शन पे बाई कीजिए, तभी आपको लॉन्जिविटी में अच्छा रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बनेगी। तो इन सब चीज़ों को भी देखिए। अब यहाँ पे कई इन्वेस्टर बोलेंगे कि हमें शेयर बाज़ार के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, हमें तो कुछ नहीं मालूम शेयर बाज़ार के बारे में। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में निवेश करें। ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ईटीएफ को भी लेने का एक सही समय होता है, वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था टेक्निकल इंडिकेटर की हेल्प से। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको नुकसान मार्केट में नहीं होगा। बाकी ये मेरी अपनी पर्सनल स्टडी है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी शेयर को या किसी भी सेक्टर के स्टॉक को बाय सेल या होल्ड का प्लान बनाने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी करें या फिर अपने फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।